फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बाखैर आफियत होंगे और रब की बारगाह में यही दुआ है कि आप सब जहां भी हों, जैसे भी हों, रब के हिफ्ज़ व अमान में रहें और उसके रहम व करम के साये में रहें। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारा होने वाला है सीटेट उर्दू पेडागोजी से, और ये चैप्टर जो है प्रीवियस ईयर का होगा। ठीक है, हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में सीटेट उर्दू से जो पेडागोजी के क्वेश्चन आए थे तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे सवालात दर्ज किए गए हैं, आज हम उन्हीं को हल करेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंड तक बने रहें ताकि आपकी तैयारी बआसानी मुकम्मल हो सके और आप इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। तो दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा अपने सवालों की तरफ बढ़ने से पहले उन नाज़रीन से, उन हज़रात से, उन प्यारे दोस्तों से तहे दिल से कि जो इस चैनल पर यानी कि रज़ा एजुकेशनल क्लासेस पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी पीछे ना रहें अपने तैयारियों में। इस चैप्टर से तैयारी करके अपने एग्ज़ामात को आसानी से हल कर सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1, इसको थोड़ा ऊंचा कर दें। सवाल नंबर 1, इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल में किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है। दर्ज झेल किसका शुमार यानी कि किसकी गिनती तख्लीकी महारतों में होता है। ऑप्शन 1 पढ़ना और लिखना का, ऑप्शन 2 बोलना और लिखना का, ऑप्शन 3 बोलना और सुनना का, ऑप्शन 4 पढ़ना और सुनना का। तो दोस्तों, चारों के चारों ऑप्शन जो है वो यकसा ही है, मतलब मिलता ही जुलता है, लेकिन इन्हीं में से पूछना है, हमको चुनना है कि दर्ज झेल में से किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है। यहाँ पर तख्लीकी मखसूस किया गया है कि तख्लीकी महारतों में होता है। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर होगा कि पढ़ना और लिखना जो है, बोलना और लिखना, ये तख्लीकी महारतों में होता है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 1 का, क्योंकि जो बोल सकता है और लिख सकता है तो उसके में समझ लीजिए कि वो तख्लीकी महारतों में उसकी गिनती होती है। सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि मआल जाती तालीम की क्या कामयाबी मुनसर करती है। ठीक है, कि मआल जाती तालीम की कामयाबी मुनसर करती है। ऑप्शन 1 कवायद के उसूलों पर, ऑप्शन 2 तदरीस आमोजिश के औकात पर, ऑप्शन 3 तशख़ीसी जांच और मवाद पर, ऑप्शन 4 आमोजिश में पिछड़ने की वजूहात की पहचान पर। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मआल जाती तालीम की कामयाबी मुनसर करती है। तो ये आमोजिश में पिछड़ने की वजूहात की पहचान पर मुनसर करती है। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। ये बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन 1 5 किस्में, ऑप्शन 2 3 किस्में, ऑप्शन 3 7 किस्में, ऑप्शन 4 2 किस्में। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 जो है ये ग्रामर से है, उर्दू ग्रामर से है, उर्दू कवायद से कि बनावट के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं। तो बनावट के एतबार से इस्म की मात्र 3 किस्में हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि दर्ज झेल अर्ज का सही माना मुंतखब करें। ये अर्ज जो है, अर्ज का सही माना मुंतखब करें कि जो अलिफ से अर्ज आता है उसका सही माना क्या आता है। ऑप्शन 1 गुजारिश, ऑप्शन 2 हवा, ऑप्शन 3 ज़मीन, ऑप्शन 4 आसमान। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब होगा कि दर्ज झेल अर्ज जो है, जैसे कि अलिफ से जो अर्ज आता है, अलिफ से अर्ज, एक तो अर्ज आता है ऐन से, ठीक है, तो वो इस अर्ज से गुजारिश के मानते हैं, जैसे कि गुजारिश करना है ना, गुजारिश, ये गुजारिश कहते हैं। ठीक है, इस अर्ज से है ना, इससे ऐन से जो अर्ज आता है गुजारिश कहते हैं, लेकिन इससे जो है ना अर्ज, तो ये अर्ज जो है, ये अर्ज मतलब ज़मीन होता है दोस्तों। ठीक है, इस अर्ज से, अलिफ वाला अर्ज से ज़मीन हम लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 4 का, क्योंकि ये अलिफ जो अर्ज है उससे ज़मीन माना आते हैं। सवाल नंबर 5, इसे पूछा गया दोस्तों कि बच्चे सबसे पहले उमूमन किस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं। ये बच्चे सबसे पहले उमूमन किस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं अपनी ज़बान से। ऑप्शन 1 इसमी लफ्ज़, ऑप्शन 2 फ़ेली लफ्ज़, ऑप्शन 3 सिफती लफ्ज़, ऑप्शन 4 गिनती के लफ्ज़ यानी कि अददी लफ्ज़। तो दोस्तों, सवाल नंबर 5 बहुत ही अहम सवाल है कि सबसे पहले बच्चे जो हैं उमूमन किस तरह के लफ्ज़ बोलते हैं।
तो दोस्तों ये किस तरह के, वो इसमी लफ्ज़ बोलते हैं। इसमी मतलब नामी लफ्ज़ जो होते हैं, जैसे कि नाम, जैसे कि अपने पापा, अम्मी, दादा, दादी, नाना, नानी, तो इस तरह के वो इसमी लफ्ज़ बोलते हैं, ना कि वो फेली बोल देंगे। जैसे कि फेली हो गया, वो पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहा है, भाई लिख रहा है, तो बच्चे इतने आसानी से, इतने जल्दी इतने नहीं बोलते, बल्कि वो इसमी लफ्ज़ बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6, इसमें पूछा गया कि मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है। मतन पढ़ने में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 मतन के माना समझना, ऑप्शन 2 सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना, ऑप्शन 3 सभी एराब का दुरुस्त इस्तेमाल करना, ऑप्शन 4 तेज़ रफ्तारी से पढ़ना। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मतन पढ़ने में, यानी कि मतन पढ़ने में सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत होती है, तो ये मतन के माना का समझना। ठीक है, सबसे अहमियत है कि मतन के माना को समझना सबसे अहमियत रखती है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल इसमें मारफा की सही पहचान करें। दर्ज झेल इसमें मारफा की सही पहचान करें कि दर्ज झेल में, यानी कि इन चारों ऑप्शन में इसमें मारफा कौन है। ऑप्शन 1 इंसान, ऑप्शन 2 ताजमहल, ऑप्शन 3 दरिया, ऑप्शन 4 मुल्क। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल इसमें मारफा की सही पहचान करें। तो दोस्तों हम इसमें मारफा के बारे में समझते हैं कि इसमें मारफा कहते हैं किसको। इसमें मारफा उसे कहते हैं जो किसी शख्स या किसी जगह या किसी मखसूस जगह का नाम पता चले, यानी मखसूस जगह के बारे में पता चले या किसी मखसूस इंसान शख्सियत के बारे में पता चले, उसको हम इसमें मारफा कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा भाई है इसमें नकरा, जो कि उससे इसकी अपोजिट है। वो इसका जो भाई है इसमें नकरा, तो इससे इसका अपोजिट है, यानी कि उसकी तारीफ ये होगी इसमें नकरा की। इसमें नकरा वो है जिससे किसी शख्स या किसी जगह के बारे में बखूबी तरीके से पता ना चले कि किस जगह के बारे में कहा जा रहा है। जैसे कि मान के चले इंसान, तो इंसान जो है ये इसमें नकरा है। ठीक है, इंसान जो है वह इसमें नकरा है, इसमें नकरा है। ठीक है, इंसान, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा कौन सा इंसान, अच्छा भी इंसान होता है, बुरा भी इंसान होता है, फिर एक बराबर वाली भी, मुतवस्सित भी इंसान होता है। लेकिन ताजमहल जो है ये मखसूस है। ठीक है, ताजमहल जो है ये खास कर दिया गया है। ताजमहल एक ही जगह है जो कि आगरा में है, दिल्ली में। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 7 का, क्योंकि इसमें मारफा कौन है, ये ताजमहल जो है ये इसमें मारफा है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 8 है, इसमें पूछा गया कि साइंस दुनिया भर की तहजीबों को ... कर दिया है, जुमला मुकम्मल करें। यानी कि यहाँ पर क्या ऐड होनी चाहिए, कि यहाँ पर क्या ऐड होनी चाहिए जो कि जुमला मुकम्मल हो जाए, कि साइंस दुनिया भर की तहजीबों को क्या कर दिया है भाई। ऑप्शन 1 माला माल कर दिया है, ऑप्शन 2 अलग कर दिया है, ऑप्शन 3 यकजा कर दिया है। यकजा मतलब एक जगह कर दिया है ना, एक तरह का। ऑप्शन 4 करीब से करीबतर कर दिया है। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि साइंसदानों ने दुनिया भर की तहजीबों को करीब से करीबतर कर दिया है। ठीक है, करीब से करीबतर ये कर दिए हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 8 का। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा ही करना पड़ेगा। सवाल नंबर 9, इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल मुअज़्ज़ज़ का माना वाज़ेह करें। ये मुअज़्ज़ज़ जो है, दर्ज झेल मुअज़्ज़ज़ का माना वाज़ेह करें, जो कि जे से है। ठीक है, मुअज़्ज़ज़ का माना वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 इल्म वाला, ऑप्शन 2 इज़्ज़त वाला, शोहरत वाला, ऑप्शन 3 इज़्ज़त वाला, ऑप्शन 4 शोहरत याफ्ता। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर जो 9 है, तो इस सवाल का जवाब ज़रूर आपके जहन में आता होगा कि मुअज़्ज़ज़ कहते किसको है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मुअज़्ज़ज़ मतलब होता है ये इज़्ज़त वाला। मुअज़्ज़ज़ का मतलब होता है इज़्ज़त वाला होता है, यानी कि बहुत ही इज़्ज़त व ताज़ीम वाला। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10, इसे पूछा गया कि झेल में दरीचा किसे कहते हैं, निशानदही करें। ये दरीचा जो लफ्ज़ है, तो दरीचा किसे कहते हैं, निशानदही करें। ऑप्शन 1 बाग को, ऑप्शन 2 दरवाज़ा को, ऑप्शन 3 छोटी खिड़की को, ऑप्शन 4 जंगल को। दोस्तों सवाल नंबर 10 जो है बहुत ही आसान सवाल है कि
दरीचा किसे कहते हैं? तो दरीचा ये जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी लफ्ज़ है दोस्तों, ठीक है। ये दरीचा जो है ये फ़ारसी अल्फाज हैं, फ़ारसी लफ्ज़ है, उसी से फ़ारसी लफ्ज़ है जो कि दरीचा कहा जाता है। तो दरीचा कहते हैं छोटी खिड़की को। छोटी खिड़की जो होती है मतलब कि घर में जो खिड़कियाँ होती हैं उसी को दरीचा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11, इसमें पूछा गया कि सनअत व हिरफत में किसकी बदौलत ज़्यादा तरक्की हुई, वजाहत करें। यानी कि सनअत व हिरफत में किसकी बदौलत सबसे ज़्यादा तरक्की हुई, वजाहत करें। ऑप्शन 1 बादशाहों के ज़रिए से, ऑप्शन 2 ज़मींदारों की वजह से, ज़मींदारों की बदौलत, ऑप्शन 3 किसानों की बदौलत, ऑप्शन 4 साइंसदानों की बदौलत। दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सनअत व हिरफत में किसकी बदौलत ज़्यादा तरक्की हुई। तो दोस्तों ये साइंसदान है, साइंसदानों की बदौलत, साइंसदानों की बदौलत सनअत व हिरफत में तरक्की हुई थी। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में पूछा गया दोस्तों कि जाहिद की टोपी लाल है, जाहिद की टोपी लाल है, ये जुमला किससे मुताल्लिक है, यानी किससे ताल्लुक़ रखता है कि जाहिद की टोपी लाल है। ऑप्शन 1 फेलिया, जुमला फेलिया से, ऑप्शन 2 जुमला सवालिया से, ऑप्शन 3 जुमला खबरिया से, ऑप्शन 4 जुमला इस्तफहामिया से। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जाहिद की टोपी लाल है, ये जुमला किससे मुताल्लिक है यानी किससे ताल्लुक़ रखता है। तो ये दोस्तों ये जुमला खबरिया से ताल्लुक़ रखता है। ये मतलब कि ये जाहिद की टोपी कैसी है, लाल है कि काला है, ये हमें खबर पहुंच रही है हम तक, ठीक है, कि जाहिद की टोपी ऐसी है, यानी कि जाहिद की टोपी जो है वो लाल कलर की है। तो हमें खबर पहुंच रही है, ना कि वो फेल है। फेल तो कहती है जुमला फेलिया, जैसे कि जाहिद पढ़ रहा है, जाहिद खेल रहा है, जाहिद सो रहा है। तो ये हमारा हम तक पहुंचती ऐसे अल्फाज, तो हमें पता चलता है कि जुमला फेलिया है। लेकिन अब सवालिया समझ लें, सवालिया जो है जैसे कि अगर कोई पूछता कि क्या जाहिद पढ़ रहा है, तो ये क्या जाहिद पढ़ रहा है, क्या जाहिद खेल रहा है, तो ये इस तरह के जुमला हम तक पहुँचती, जुमला पहुँचता है तो हमें सवालिया समझते हैं। लेकिन यहाँ पर खबर पहुँच रही है कि जाहिद की टोपी लाल है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13, इसमें पूछा गया दोस्तों कि हिंदुस्तान के किस सूबे में सूरज की रोशनी सबसे पहले जाहिर होती है ना। हिंदुस्तान के किस सूबे में यानी किस राज्य में। ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 3 झारखंड में, ऑप्शन 4 बिहार में। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 जो है बहुत ही आसान सवाल है कि हिंदुस्तान के किस सूबे में सूरज की रोशनी सबसे पहले जाहिर होती है, यानी कि सबसे पहले सूरज की रोशनी पड़ती है किस राज्य में। तो सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश में सूरज की रोशनी सबसे पहले पहुंचती है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि दर्ज झेल सुब्बा लक्ष्मी का आबाई वतन कहाँ है। दर्ज झेल सुब्बा लक्ष्मी का आबाई वतन कहाँ है, कलम बंद करें। ऑप्शन 1 सीतानगर में, ऑप्शन 2 मदुरई, ऑप्शन 3 बेरथ में, ऑप्शन 4 ज्ञानपुर में। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल सुब्बा लक्ष्मी का आबाई वतन जो है, आबाई वतन कहाँ है, यानी कि अब्बा का घर कहाँ है। तो दोस्तों ये मदुरई जो है यही सुब्बा लक्ष्मी के आबाई वतन है। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 14 का, क्योंकि ये मदुरई है जो कि सुब्बा लक्ष्मी के आबाई वतन है। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 में पूछा गया कि इश्तिकाक के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। इश्तिकाक के एतबार से ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 1। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि इश्तिकाक के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं। तो इसमें की 3 किस्में हैं। इश्तिकाक के एतबार से भी इसमें की 3 ही किस्में हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 15 का। तो चलिए दोस्तों, नाज़रीन से रिक्वेस्ट है जो इस चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हो और आपके जहन में मज़ीद तरक्की हो रही हो, इजाफा हो रहा है इल्म का, तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें और अच्छा सा कमेंट भी कर दें। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा गया कि शमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक्त ज़बान के उस्ताद को चाहिए कि
ऑप्शन 1 उनके मसाइल हल के लिए प्रिंसिपल से सिफारिश करें। ऑप्शन 2 बासलाहियत तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने को कहे। ऑप्शन 3 तलबा को यकीन दहानी कराए। ऑप्शन 4 स्कूल में वो 6 घंटे चुप रहने को कहे, यानी कि तलबा को। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शमूलियती क्लासरूम में तदरीस के वक्त ज़बान के उस्ताद को चाहिए कि बासलाहियत तलबा को कमज़ोर तलबा का ख्याल रखने को कहे, यानी कि जो तलबा पढ़ने में कमज़ोर हैं, कुंद ज़हन हैं, तो उनके लिए भी सहूलत होनी चाहिए कि ताकि जो अच्छे तलबा जो हैं, पढ़े लिखे में बासलाहियत है, जो तेज़ है, तुम जहन के हैं, तो उनको कह दे कि उनके ऊपर भी ध्यान दो और उन्हें भी कुछ बताया करो कि हाँ जिस तरह समझा दिए तो उसे भी समझाया करो। तो इस तरह ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो रहेगा दोस्तों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 में पूछा गया कि दर्ज झेल तसनीफ़ की जमा का इंतखाब करें, या तसनीफ़ जो है तसनीफ़ की जमा क्या आते हैं उसका इंतखाब करें। ऑप्शन 1 तसनीफ़ें, ऑप्शन 2 सनिफ़, ऑप्शन 3 तसनीफ़ों, ऑप्शन 4 तसानीफ़ है। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 जो है बहुत ही आसान सवाल है कि दर्ज झेल तसनीफ़ की जमा का इंतखाब करें कि तसनीफ़ की जमा क्या आते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होगा तसनीफ़ की जमा तसानीफ़ आते हैं। तसनीफ़ की जमा जो आते हैं वो तसानीफ़ आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 इसमें पूछा जा रहा है कि दुकानदार घोड़े पर सवार होकर किस गर्ज से जा रहा था। ये दुकानदार जो है घोड़े पर सवार होकर किस गर्ज से जा रहा था, दुकानदार, ठीक। ऑप्शन 1 किसी दावत में जाने की गर्ज से। ऑप्शन 2 घर का सामान खरीदने की गर्ज से। ऑप्शन 3 तिजारत करने की गर्ज से। ऑप्शन 4 घूमने की गर्ज से। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दुकानदार जो कि घोड़े पर सवार होकर किस गर्ज से जा रहा था, यानी किस वजह से जा रहा था, किस सबब से। तो सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि वो तिजारत की गर्ज से, तिजारत करने की गर्ज से वो घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल नई सनआतें कहाँ खुल रही हैं, वजाहत करें। जो नई सनआतें जो हैं वो कहाँ खुल रही हैं, कहाँ खुल रहे हैं, वजाहत करें। ऑप्शन 1 शहरी आबादी के करीब। ऑप्शन 2 जंगलों के नज़दीक। ऑप्शन 3 गाँव के अंदर। ऑप्शन 4 समुंदर के करीब। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 जो पूछा गया कि दर्ज झेल नई सनआतें कहाँ ओपन हो रही हैं, कहाँ खुल रही हैं, वजाहत करें। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शहरी आबादी के करीब, ठीक है, शहरी आबादी के करीब में ये नई सनआतें खुल रही हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 19 का, क्योंकि नई शहरी आबादी के करीब ही बहुत सारे कारखाने भी खुल रहे हैं, पेड़ भी काटे जा रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर 20 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल तमाज़त से आप क्या समझते हैं। दर्ज झेल तमाज़त जो है, तमाज़त से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन 1 इज़्ज़त। ऑप्शन 2 बरसात। ऑप्शन 3 तपिश गर्मी। ऑप्शन 4 ठंडी। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 बहुत ही आसान सवाल है कि दर्ज झेल तमाज़त से आप क्या समझते हैं। तो तमाज़त से हम समझते हैं कि तपिश और गर्मी को, ठीक है, तपिश और गर्मी को हम समझते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21 इसमें पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल मसला का जमा चुनें। ये मसला जो है, मसला का जमा चुनें कि मसला से कौन सी जमा आते हैं। ऑप्शन 1 मसाइल। ऑप्शन 2 मसलों। ऑप्शन 3 मसले। ऑप्शन 4 मसाइलों। तो सवाल नंबर 21 जो है बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों कि मसला की जमा क्या आती है। मसला की जमा मसाइल आते हैं, ठीक है, मसला की जमा मसाइल आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22 है। तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि रेडियो, टेलीविज़न, अखबारों की मदद से क्या पहुंच जाता है, बयान करें। यानी कि टेलीविज़न, रेडियो और अखबारों की मदद से क्या पहुंच जाता है, बयान करें। ऑप्शन 1 खाने का अंदाज़ पहुंच जाता है। ऑप्शन 2 गुफ्तगू के अंदाज़ पहुंच जाते हैं। ऑप्शन 3 फैशन का अंदाज़ पहुंच जाता है। ऑप्शन 4 सोचने का अंदाज़ पहुंच जाता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 में पूछा गया कि खाने का अंदाज़ कैसे पहुंच सकता है ना, खाने का अंदाज़ पहुंचता है उतना नहीं पहुंचता है। गुफ्तगू के अंदाज़ तो इंसान पढ़ लिख कर भी गुफ्तगू के अंदाज़ अपने अंदर ढाल सकता है, किस तरह यहाँ पर कैसे बात करनी है। और सोचने का अंदाज़, तो सोचने की तो फितरी चीज़ है, इसमें कोई अंदाज़ की ज़रूरत ही नहीं कि सोचने की फ़िक्र।
तो सोचने की, ये फिक्र करने के अंदाज तो इंसान के अंदर खुद फिक्री है, ज़ाती है इसकी, कि इंसान के अंदर कुछ, इंसान के मतलब कि दिलो दिमाग में कुछ ज़्यादा टेंशन हो जाता है, वो सोचो फिक्र में लग जाता है, गौर व फिक्र में। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर होगा, कि फैशन का अंदाज जो है वो टेलीविज़न, रेडियो और अखबारों की मदद से कहाँ तक पहुँच सकता है, मतलब कि वहाँ के रहने सहने का बफर सिस्टम क्या क्या वगैरह वगैरह। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, इसमें पूछा गया है कि दुनिया भर के तहजीबों और कौमों को ... कर दिया है, जुमला की तकमील करें। कि दुनिया भर की तहजीबों और कौमों को क्या कर दिया है, जुमला मुकम्मल करें। ऑप्शन 1 अलग कर दिया है, ऑप्शन 2 करीब तर कर दिया है, ऑप्शन 3 मुख्तलिफ कर दिया है, ऑप्शन 4 जदीद कर दिया है। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दुनिया भर के तहजीबों और कौमों को। तो ये करने वाले कौन है, तो करने वाले शायद साइंस होंगे, ठीक है, साइंस ही के बारे में कहा जा रहा है कि वो कौन कर दिए हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दुनिया भर के तहजीबों और कौमों को क्या कर दिए हैं, तो ये दोस्तों करीब तर कर दिए हैं, ठीक है। साइंसदान जो है दुनिया भर के तहजीबों और कौमों को करीब तर कर दिए हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 में पूछा गया दोस्तों कि दूसरे ममालिक में सामान खरीदो फरोख्त, लिखा है फ़रोख्त होना चाहिए, है ना, फ़रोख्त, ठीक है, यहाँ पर फ़रोख्त होना चाहिए, फ़राख्त नहीं। तो दूसरे ममालिक में सामान खरीदो फरोख्त के लिए किस चीज़ का लिहाज रखा जाता है, यानी कि दूसरे ममालिक में, ठीक है, दूसरे मुल्कों में सामान खरीदो फरोख्त के लिए किस चीज़ का लिहाज रखा जाता है। ऑप्शन 1 खुशनुमा खूबसूरती मेयार का, ऑप्शन 2 अमीरी फ़कीरी मेयार का, ऑप्शन 3 इज़्ज़त व शोहरत के पहलू का, ऑप्शन 4 रकम के हसूल का। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दूसरे ममालिक में सामान खरीदो फरोख्त के लिए किस चीज़ का लिहाज रखा जाता है, तो वो खुशनुमा और ख़ूबसूरती मेयार का ये लिहाज रखा जाता है, खुशनुमा और ख़ूबसूरती का। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 24 का। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 25 को देखते हैं। सवाल नंबर 25, इसमें पूछा गया है कि दर्ज झेल साइंस के बदौलत किसमें बड़ी तरक्की हुई। दर्ज झेल साइंस के बदौलत, है ना, साइंसदानों की बदौलत किस चीज़ में तरक्की हुई, बड़ी तरक्की हुई। ऑप्शन 1 तहजीब व तमद्दुन में, ऑप्शन 2 सनात व हिरफत में, ऑप्शन 3 टेक्नोलॉजी में, ऑप्शन 4 खेती बाड़ी में। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का हमारा करेक्ट और दुरुस्त जवाब जो होने वाला है कि दर्ज झेल साइंस के बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई, तो ये दोस्तों सनात व हिरफत में, ठीक है, सनात व हिरफत में सबसे बड़ी तरक्की हुई। तो हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको इस चैप्टर से मज़ीद इल्म हासिल हुआ होगा और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आप नाज़रीन से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, उन नाज़रीन से जब तक सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।